हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज के बारे में, क्योंकि अनिल अंबानी जी की इनको लेकर एक न्यूज़ आई है कि इनको बार किया गया है मार्केट से, इनको बैन कर दिया गया है 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी कुछ कंपनीज में पैसा साइफंड ऑफ किया था दूसरी किसी कंपनीज में, तो वो घोटाले किए थे इन्होंने, उसके चलते इनको मार्केट से बैन किया गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा खासतौर से दो कंपनीज पर, जो रिलायंस पावर है एंड रिलायंस इंफ्रा है, क्योंकि रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा को लेकर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं और मुझे उसमें दोनों ही कंपनीज में काफी पोटेंशियल नजर आता है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर दोनों कंपनीज को लेकर एक मार्केट में इतनी बड़ी न्यूज आई है, तो उसके ऊपर मैं यहां पर कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, तो जिससे आप सबको क्लैरिटी रह सके और आप सब भी अपनी समझ के हिसाब से एक राइट डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं, वाई सेबी बार्ड अनिल अंबानी रिलायंस होम फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट। तो ये जितनी भी जो खबरें हैं अभी जो आई हैं, ये February 14 आज ही का है जो इन्होंने मेंशन किया है। अदरवाइज ये 2-3 दिन पहले वीकेंड पर ये भी खबर आई थी, 3 डेज बैक से भी अनिल अंबानी बार्ड फ्रॉम मार्केट फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ ये सब चीजें मेंशन है, लेकिन अगर इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ें तो यहाँ एक काफी क्लैरिटी आती है। और वो क्लैरिटी क्या है? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज बार्ड अनिल अंबानी एंड 3 others फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो यहां पर जो बार करने का मतलब है वो क्या है? वो है कि अनिल अंबानी एंड इनसे अलग 3 मोर मैनेजरियल लेवल के 3 मोर एम्प्लॉइज यहां पर मार्केट में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से बार किया गया है। तो वो किस लिए किया गया है ये यहां पर लिखा हुआ है, एक्शन केम ऑन द बैक ऑफ अलेज्ड साइफनिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड बाय की मैनेजरियल पर्संस एंड डायरेक्टर। तो यहां पर 3 और लोग हैं अनिल अंबानी जी से अलग। तो यहां इन्होंने सेबी ने एक क्लैरिफिकेशन दी है। सेबी हैज क्लैरिफाइड दैट एनी रेस्ट्रेंट imposed on Anil Ambani in the order shall not come in the way of resolution or revival plans that has been approved or will be approved। तो यहां सेबी ने साफ साफ इस चीज को क्लियर किया है कि जो भी इन्होंने यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं अनिल अंबानी जी के ऊपर और बाकी 3 लोगों के ऊपर, इस बात का कोई भी इंपैक्ट जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें अगर कोई रिवाइवल का जो प्लान है उसमें जो अप्रूवल अब तक दी गई हैं या जो अप्रूवल्स दी जाएंगी उनके ऊपर इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिवाइवल में है या रिलायंस अप्रूवल जो रिलायंस पावर जो रिवाइवल में है, इनमें कुछ भी डिसीजन जो अभी तक लिया गया है, जो अप्रूवल्स दी गई हैं, उसके ऊपर इनका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट यहां पर आगे पढ़ते हैं, साफ लिखा हुआ है, सेबी ऑर्डर्स प्रोहिबिट्स अंबानी अलोंग विद अमित, रविंद्र एंड पिनकेश फ्रॉम बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी मैनर व्हाटसोएवर अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो जो मेन ऑर्डर है वो ये है, इससे ज्यादा मेन ऑर्डर और कुछ भी नहीं है। सेबी ने एक्चुअल में अंबानी जी को, अमित बापना जी को, रविंद्र जी को एंड पिनकेश जी को स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर रोक लगाई है। जो मेन है वो सिर्फ ये है। ऐसा क्यों है? इसके आगे यहां पर साफ साफ लिखा है, they have been given 3 months time from the date of the order, that is February 11th 2021। यानी कि 2021 से लेकर यहां पर इनको 3 मंथ्स का टाइम है जो इंपोज किया गया है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई, जो बैन किया गया है, और टिल द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट whichever is earlier to close out or square off their open positions इन एनी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां जो सारा सीन समझ में आता है वो ये आता है कि ये 3-4 लोग मार्केट में अपनी ग्रुप कंपनीज में कुछ डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे थे और ट्रेडिंग करने के दौरान कुछ शिकायतें गई होंगी, क्योंकि ये पहले अपनी कंपनी से पैसा साइफंड ऑफ कर चुके हैं दूसरे में। तो यहां पर ये अंदर की खबरें जानते हैं, रिवाइवल प्लान्स क्या हैं वो सारी चीजें पता होंगी। तो इनको यहां पर बार किया गया है कि ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से अपनी ही कंपनीज में ये वापस से
यहां मैनिपुलेशन शुरू कर दें। अगर हम इस पूरी बात को पढ़ते हैं तो यही पता चलता है। और यहां पर इनको 3 मंथ्स का टाइम मिला है कि जितने भी इन्होंने अभी तक डेरिवेटिव्स की पोजीशंस बनाई हुई हैं उन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लें। तो यहां जो सेबी को चीजें नजर आती थी वो यही है कि ये डेरिवेटिव्स मार्केट में अपनी कंपनीज में ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको यहां पर बार किया गया है। सेबी हैज ऑल्सो कॉल्ड अपॉन द नोटिसेस टू शो कॉज व्हाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी कैरिड आउट अगेंस्ट देम। तो यहां पर इन सभी लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, अपना एक मत रखना पड़ेगा कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारे ऊपर स्टार्ट करो। तो यहां जो मेन इंपैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। एक और जो मेन इंपैक्ट है वो ये लास्ट पैराग्राफ है। इस चीज को समझने के लिए, अंबानी एंड अदर्स नेम्ड इन द ऑर्डर हैव आल्सो बीन बार्ड बाय द मार्केट रेगुलेटर फ्रॉम एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद एनी इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद SEBI, any listed company or acting as director promoter of any public company which intends to raise money from the public till further order. It means कि जो रिलायंस ग्रुप कंपनीज हैं जिनमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं या जिनमें वो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हैं, और खासतौर से उनमें वो कंपनीज जो पब्लिक से और पैसा रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर ये डायरेक्टर या प्रमोटर के रूप में अगले 3 महीने तक या फर्दर नोटिस तक काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि सेबी ने यहां पर 2 चीजों को लेकर ध्यान किया है कि इन्होंने अपनी कंपनी से पहले पैसा बोरो किया अपनी कंपनी में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में, और उस पैसे को इन्होंने दूसरी कंपनीज में साइफंड ऑफ कर दिया, यानी कि दूसरी कंपनीज में ट्रांसफर कर दिया जहां करना नहीं चाहिए था, या उन लोगों को लोन दिया जिन लोगों की पहले से ही हालत खराब थी और ये कंपनी के हित में नहीं था कि उन लोगों को लोन दिया जाए। तो एक तो इन्होंने पब्लिक से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया। बैंक से पैसा लेना है, पब्लिक से पैसा लेना एक ही बात है। आउटसाइड से इन्होंने पैसा बोरो किया और गलत जगह इन्होंने उधार दिया या किसी को पे किया। तो ये दोबारा से सेम काम ना करें, इसलिए जो कंपनीज यहां पर पब्लिक से फंड रेज करना चाहती हैं उन कंपनीज में ये फर्दर नोटिस तक या 3 मंथ्स तक यहां पर प्रमोटर या डायरेक्टर के रूप में काम नहीं कर सकते। दूसरा, जितनी भी इन्होंने पोजीशंस डेरिवेटिव्स में बनाई हुई हैं उन कंपनीज में उन पोजीशंस को इनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट है उस डेट को तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगी और फर्दर पोजीशंस ही नहीं बना पाएंगे। तो जो भी यहां पर ये पूरा सेबी ने बैन क्या है सिर्फ इन दोनों चीजों से रिलेटेड है। और सेबी ने यह चीज साफ साफ की है यहां उससे पहले ही कि कोई भी जो ये रेस्टोरेंट इनको किया है, जो इनको इंपोज की गई हैं जो भी बातें, इसका कंपनीज के रिवाइवल से कोई लिंक नहीं है। कंपनी के रिवाइवल में इस बात की कोई अड़चन क्रिएट नहीं की जाएगी, और जो रिवाइवल प्लान के अकॉर्डिंग जो अप्रूवल्स मिली हुई हैं वो अप्रूवल एज इट इज वैलिड रहेंगी, और जो अप्रूवल मिलनी है वो अप्रूवल्स भी मिलेंगी। तो यानी कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से इस बात का कोई सीधा सीधा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये न्यूज ऐसे टाइम पर आई है जब बैंकों के फ्रॉड की भी बातें थी। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी इस चीज को लेकर, और जब अनिल अंबानी ग्रुप की ये 2 कंपनीज, नॉट अनिल अंबानी की कंपनीज, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज जो आगे बढ़ना यहां पर वापस से ठीक हो रही थी, इनकी बुक वैल्यू काफी अच्छी हैं। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को लेकर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, यहां पर कैश फ्लो पॉजिटिव है इवन आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट को पे करने के बाद भी यहां पर कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो उसके चलते यहां चीजें अच्छी नजर आती हैं, और ऐसे में इस तरह की नेगेटिव न्यूज आना जिसका डायरेक्टली कोई लिंक है ही नहीं, इनडायरेक्टली भी कोई लिंक नहीं है। एक और रीजन है कि इसका कोई लिंक नहीं है। सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं, जैसे रिलायंस इंफ्रा है, रिलायंस इंफ्रा में अनिल अंबानी की यहां पोजीशन कितनी है, शेयर होल्डिंग कितनी है, तो प्रोमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सेदारी है। तो 5% हिस्सेदारी है और 95% किसके पास है, 95% अदर्स के पास है, यानी कि एफआईआई के पास कुछ है, डीआईआईस के पास कुछ है, एंड पब्लिक के पास मेजॉरिटी है, उसमें एचएनआईस के पास है। और तो ये साफ साफ इस बात को बताता है कि अगर अनिल अंबानी जी यहां से बाहर हो जाते हैं इस ग्रुप से, तो अभी भी इस ग्रुप को चलाने में उनका मेन रोल नहीं है, उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। यहां पर ऑपरेटर्स या जो एचएनआईज हैं जो होल्डिंग लेकर अभी मार्केट में बैठे हैं, दोज विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू रन दिस कंपनी। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि वो मालिकाना हक रखते हैं और वो ज्यादा अच्छे से फेवर में काम कर पाएंगे। सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी का लगातार पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर बैलेंस शीट की हम बात करने लगे तो बैलेंस शीट में लास्ट 6 मंथ्स में सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे, यानी कि मार्च 2021 के यहां पर नंबर्स हैं, उसके बाद में सितंबर के नंबर्स हैं, यहां जो रिजर्व है ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, कंपनी की हालत मजबूत हुई है। और पिछले कुछ टाइम में लगातार, अगर पिछले कुछ सालों की बात करने लगे तो जो बोरोइंग है वो लगातार यहां पर कम हुई है। तो जो बैलेंस शीट की सिचुएशन है वो लगातार स्ट्रांग हो रही है, ये साफ साफ यहां पर सामने नजर आता है पिछले कुछ टाइम में खास तौर से। और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स भी अच्छे ही रिजल्ट्स हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा स्ट्रांग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उससे पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में अभी लगातार कम हो रहा है। और जो लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें इंटरेस्ट और ज्यादा कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहां पर प्लस में है। तो ये चीजें अच्छी हैं। और एक और अच्छी बात क्या है, जो यहां पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन के बाद में, एंड डेप्रिसिएशन 300 करोड़ से ऊपर का है एक क्वार्टर का। और जो नेट प्रॉफिट है अगर थोड़ा बहुत माइनस में भी आता है तो कैश प्लस है, यानी कि जो कैश है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो 330 करोड़ रुपीस का यहां पर डेप्रिसिएशन पे किया गया है, ये डेप्रिसिएशन एक्चुअल में सिर्फ एक्सपेंस एंट्री है, इस पैसे को किसी को देना नहीं होता। जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके ऊपर एक अकाउंटिंग एंट्री पास की जाती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एसेट्स यूज हो जाएंगी और इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो रिलेटेड पीरियड का एक पोर्शन यहां पर खर्चे के रूप में दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की लाइफ 3 इयर्स होती है, तो उसको एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एवरी क्वार्टर एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाता है, सारा खर्चा एक साथ में नहीं दिखाया जाता। लेकिन उस एसेट को परचेज करने में पैसे ऑलरेडी पे किए जा चुके थे, तो यहां पर भी सेम सीन है। जो ये एसेट्स हैं इनकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, यहां पर जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री, ये पैसा किसी को दिया नहीं गया है। तो अगर हम यहां पर भी देखें 107 करोड़ का यहां पर नेट लॉस है और 330 करोड़ का यहां पर डेप्रिसिएशन की एक सिर्फ ये एक अकाउंटिंग एंट्री, यानी कि कंपनी के पास 220 करोड़ के आसपास का इस क्वार्टर में कैश बचा है अपने पास, जिसका यूज किया जाता है यहां पर अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करने में, यानी कि जो इनके ऊपर लोन है उस लोन को लगातार यहां पर रिड्यूस करने में। और वो चीज यहां पर लगातार नजर भी आई है पिछले सारे सालों में। पूरे जितने भी हमारे हम यहां जो मैक्सिमम बोरोइंग थी दैट वाज 30,000 करोड़ रुपीस, उसके बाद में लगातार यहां पर इसकी बोरोइंग में कमी आई है। और उसी का रिजल्ट है कि यहां जो इंटरेस्ट की कॉस्टिंग है, इंटरेस्ट की कॉस्टिंग जो 5,500 करोड़ तक पहुंच गई थी, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2,235 करोड़, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सबसे कम इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। तो इस तरीके से अगर ये लगातार अपना इंटरेस्ट कम करते चले जाते हैं तो यहां पर कंपनी डेट फ्री हो जाती है आने वाले टाइम में, और जितना इंटरेस्ट पे होता है ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो यहां पर और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस कंपनी हैज नेवर बीन सच ए बैड कंपनी, इट वाज ए नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। लास्ट के 2-3 इयर्स में सिर्फ इस तरह की सिचुएशन आई है, एंड दैट ये भी यहां पर इंप्रूव होते हुए नजर आती है साफ साफ, क्योंकि इंटरेस्ट की यहां पर कॉस्टिंग कम हो रही है, बोरोइंग यहां पर कम कर रहे हैं। एंड यहां पर अगर बुक वैल्यू भी देखने लगे कंपनी की, तो बुक वैल्यू यहां पर 436 है और करंट प्राइस इज 112। तो ये तो सारी बातें यहां पर बिजनेस और फाइनेंशियल्स की हो गई, जो पूरा सिनेरियो था उसकी हो गई। सेम ही आप यहां पर रिलायंस पावर को लेकर भी देख सकते हो, रिलायंस पावर में भी बुक वैल्यू 38.3 है एंड जो करंट प्राइस है दैट इज 14.6। मोर ओवर यहां पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स हैं, यहां पर भी सेम सिचुएशन है। जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 270 करोड़ रुपीस और जो नेट प्रॉफिट है दैट इज ओनली -14, यानी कि अपना पैसा बचा है यहां पर 250 करोड़ से ज्यादा एक क्वार्टर का, पूरे साल का यहां पर 1000 करोड़ से ज्यादा का अपना पैसा बचता है, जिसको बोरोइंग में रीपे करने के लिए यहां पर यूज किया जा सकता है। वो यूज हो भी रहा है, वो सामने विजिबल भी है। जो इंटरेस्ट 1000 करोड़ का था जस्ट आफ्टर 12 क्वार्टर्स यहां पर 580 करोड़ के यहां इंटरेस्ट की कॉस्टिंग पर रह गए हैं, दैट मे बी रिड्यूसिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ नजर भी आता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां टेक्निकल चार्ट्स में जो आज नजर आया
यहां पर लगातार चीजें ऊपर जा रही थी। एक ही यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न रिलायंस पावर में बना हुआ है और ये कप विद हैंडल पैटर्न है, यहां से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में नीचे आया। यहां नीचे आने के जो रीजन थे वो रीजन सिंपल से ओवरऑल मार्केट में गिरावट भी थी और उसमें आज इंट्राडे में जो एक चीज मैंने नोटिस की, कल इसमें लोअर सर्किट लगा, लोअर सर्किट से थोड़ा सा ऊपर था, लोअर सर्किट लगा लेकिन ऊपर रिकवरी हो गई और कल इसमें लोअर सर्किट था, डे बिफोर यस्टरडे लोअर सर्किट लगा, ऊपर चला गया और उसके बाद में आज इसमें लोअर सर्किट लगा। लेकिन ड्यूरिंग द डे यहां पर क्या हुआ, मैं एक आपको 1 मिनट चार्ट पर लेकर जाता हूं कि 1 मिनट में यहां पर कितनी बड़ी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो जनरली अदरवाइज नजर नहीं आती, वो यहां पर आपको नजर आएंगी। आप ये देखो कि ये आज की ट्रांजैक्शन है यहां से लेकर यहां तक और ये जो पूरा पतला सा डॉट नजर आ रहा है ये कल का लोअर सर्किट है और उससे पहले अगर देखेंगे तो उससे पहले ऊपर की यहां पर ये नंबर्स नजर आएंगे। आप इस तरीके से देखो, ये कल का लोअर सर्किट है, उससे पहले की ट्रांजैक्शंस हैं और ये आज का लोअर सर्किट है। आज के लोअर सर्किट में अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक से करता हूं जिससे आपको नजर आ जाए। आज के लोअर सर्किट में अगर आप देखोगे तो यहां पर दिस पर्टिकुलर टाइम पर मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड आप रुकिएगा, ये इस तरीके से यहां आपको साफ साफ नजर आएगा। यहां लोअर सर्किट लगा, नीचे यहां ट्रांजैक्शंस होती रही ड्यूरिंग द डे, मॉर्निंग का टाइम है, ये 9:15, 9:17, 9:24, 9:30, 35 ये यहां पर टाइम चल रहा है और ये उसके बाद में लोअर सर्किट लगातार रहा। यहां किसी ने सिंगल मिनट में एक ही ट्रेड में जितना भी माल अवेलेबल था, जितने भी सेलर्स यहां पर लोअर सर्किट के प्राइस पर लगा के जिन्होंने रखा हुआ था कि वो किसी तरीके से एग्जिट कर पाए, सारा माल यहां पर परचेज कर लिया गया। तो 1 मिनट की कैंडल पर ये साफ साफ नजर आता है और ये कितना है, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, यानी कि जितना भी था सारा का सारा परचेज कर लिया। अब सारा परचेज कर लिया, इस बात का कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो प्राइस लोअर सर्किट से टूटकर और ऊपर तक गया। प्राइस जो 14.45 था लोअर सर्किट पर और यहां आप कैंडल देख सकते हो, यहां कैंडल पर ये कहां तक पहुंचा, 14.50 तक, यानी कि 14.45 के जब सारे ही क्वांटिटी यहां पर बाय हो जाएंगी तभी तो प्राइस उससे ऊपर जाएगा, उससे पहले अदरवाइज ऊपर जा ही नहीं सकता। तो जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल थी वो सारी की सारी यहां पर परचेज कर ली गई और उसके बाद में सेम यहां पर रिपीट किया गया, सेम एक्शन रिपीट किया गया। यहां पर 14 यानी कि 2:04 पर 2 o'clock होकर और 4 मिनट्स पर यहां पर सेम एक्शन रिपीट हुआ, फिर सेम हुआ और उसके बाद में यहां पर लगातार मार्केट क्लोज होने से पहले लगातार यहां पर जितना भी माल था वो सारा का सारा भर लिया गया। ये जो बीच की ट्रांजैक्शन है ये आप अगर टाइम देखोगे ये 11:36 पर हुआ था रिलायंस पावर में और रिलायंस इंफ्रा में भी ये बिल्कुल सेम टाइम पर ही हुआ, एग्जैक्टली सेम तरीके से। तो यहां पर जब आप देखोगे 11:36 पर यहां भी सेम हुआ और ये कितनी बड़ी कैंडल थी एक्चुअल में, जितनी भी पूरे दिन में इससे पहले ट्रांजैक्शन हुई थी ड्यूरिंग द डे ओपन होने से लेकर अब तक, उससे बड़ी कैंडल ये अकेली थी। और अगर इसकी वॉल्यूम आप देखोगे कितनी वॉल्यूम है तो यहां ये वॉल्यूम सामने नजर आती है, आप देखना, मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूं। दिस इज 1.642 मिलियन, यानी कि 16 लाख शेयर सिंगल ट्रांजैक्शन में किसी ने यहां पर ग्रैब कर लिए। और आप एक चीज नोटिस करो, दोनों की टाइमिंग सेम है, रिलायंस पावर की भी और यहां पर रिलायंस इंफ्रा की भी, यानी कि दोनों ही स्टॉक्स में काम करने वाला जो ऑपरेटर है वो सेम है। यहां पर 16 लाख शेयर्स अगर परचेज किए हैं तो यहां ये कितनी वैल्यू निकल कर आती है, ध्यान से समझना। यहां पर 108 का शेयर प्राइस है, 16 लाख से ज्यादा शेयर्स हैं तो यहां पर ये करीब करीब 18 करोड़ रुपीस के शेयर्स यहां पर सिंगल मिनट में, सिंगल शॉट में यहां पर पब्लिक से परचेज कर लिए गए हैं। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये शेयर्स इतनी बड़ी वैल्यू के कौन परचेज करेगा, इस बात को समझो, ये सिर्फ ऑपरेटर ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। और अगर ऑपरेटर ने परचेज किया है, ये एफ&ओ का शेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां पर इन्होंने परचेज किया और फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ सेलिंग कर दी होगी, हेजिंग कर दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर ये प्योर बाइंग है। यहां ऐसे ही जब लोअर सर्किट लगते हैं, अगर बाकी बिजनेस अच्छा होता है, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं और अगर वीकेंड पर उस कंपनी को लेकर कुछ रूमर आए जो पास्ट पीरियड से रिलेटेड हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक से माल खरीदने के लिए काम किया जाता है। यहां पर सामने साफ साफ नजर आता है। और उसके बाद में सेम ट्रांजैक्शन, सेम लेवल की ट्रांजैक्शन यहां पर 2:37 पर हुई, 2:37 पर हुई, इतने ही साइज की, यानी कि यहां पर कितना माल परचेज हुआ, 2.58 मिलियन शेयर्स, यानी कि 25
2.5 लाख शेयर्स यहां पर लोअर सर्किट पर परचेज हुए। तो 2.58 यहां पर हुए एंड 1.642 यहां पर हुए। ये कितनी बड़ी फिगर है? दिस इज मोर देन 40 लाख शेयर्स और ये करीब करीब 50 करोड़ रुपीस के शेयर्स यहां पर बाय हुए हैं। अब 50 करोड़ रुपीस के शेयर्स की यहां पर अहमियत क्या है, एक बार ये समझ लेते हैं। रिलायंस इंफ्रा की टोटल जो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3000 करोड़ है। 50 करोड़ के शेयर्स होने का मतलब है ऑलमोस्ट 2% की हिस्सेदारी यहां पर लोअर सर्किट से किसी ने परचेज कर ली। अब 2% की हिस्सेदारी लोअर सर्किट पर कोई ऐसे ही परचेज करता है क्या? यहां बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है क्या? आप खुद से समझो, हु इज बाइंग दिस मच ऑफ मींस दीज मैनी शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। और एक और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, जब ये 2 ट्रांजैक्शंस में यहां पर 50 करोड़ का माल परचेज किया गया है तो इससे पहले भी ये सारा परचेज किया गया है और इसके बाद भी ये परचेज किया गया है। यहां पर 2% से ज्यादा की हिस्सेदारी सिंगल शॉट में लोअर सर्किट पर यहां पर 2 ट्रेड्स में परचेज किए गए। 50 करोड़ का माल कौन परचेज करेगा यार? यहां पर बेचैन होने की जरूरत नहीं है। यहां जब हम किसी इस तरह के स्टॉक को परचेज करते हैं जहां पर बुक वैल्यू 436 रुपीस हो और करंट में शेयर प्राइस 112 हो, यानी कि 4 टाइम्स होने का यहां पर स्कोप हो। 4 टाइम्स 400% की मैं बात कर रहा हूं। 400% का इंटरेस्ट कमाने में अगर हम बैंक की बात करने लगे ना तो 100 ईयर्स लगते हैं। 100 ईयर्स यानी कि पूरी लाइफ टाइम लगती है। आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 4% एक साल का मिलता है, 1 ईयर का 4% मिलता है। 400% कमाने में 100 साल लगेंगे, यानी कि पूरी जिंदगी अगर 100 साल का कोई इंसान हुआ तब बचपन से लेकर लास्ट डे तक। यहां पर अगर ये अगले 3-4 साल में नजर आता है तो इस चीज के लिए वोलेटिलिटी तो यहां पर आएगी ना। उस चीज को तो संभाल के चलना पड़ेगा, उस चीज के साथ होकर गुजरना पड़ेगा। ये मैंने कल भी बोली थी ये बात। तो इस तरह की कंपनीज में ये सब काम होएंगे क्योंकि ऑपरेटर ने कमाना है तो रिटेल पब्लिक के पास थोड़ी होना चाहिए। यहां कुछ रिटेल पब्लिक के पास हो जो समझदार हैं उनके साथ चल सकता है, लेकिन जनरली सबके पास है तब तो नहीं चल सकता। तो वो कुछ भी करेंगे इस अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो यहां आप समझदार हो। सेम चीज रिलायंस पावर में हुई है। मैं अपनी पोजीशंस को एज इट इज स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा हूं। आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, मेरे हिसाब से नहीं लेंगे। लेकिन मेरा यहां पर मुझे लगा कि आपको ये सारी चीजें जो टेक्निकल्स हैं, इतनी मेहनत कोई नहीं करता जनरली, मैं आपके लिए आपके सामने लेकर आऊं जिससे आपको क्लैरिटी और आप सीख सको। यहां पर सीखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि यहां सिखाने वाला और वीडियोस बनाकर बताने वाला कब तक बताता रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, उसके कुछ रीजंस होते हैं इस बात को रिपीट करने के। तो जितना सीखना है सीख लो। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो नेक्स्ट बैच है मेरा पर्सनलाइज क्लासेस का, वो स्टार्ट हो रहा है यहां पर 12th ऑफ मार्च को। 1 महीना है, सीट्स पहले फुल हो जाती हैं। तो आप यहां पर नीचे जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। यहां पर सीखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट भी करना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे ही यहां पर कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूं जिससे हम सब अपने इस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। Thank you so much. Have a nice day.